स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। पिछले सेशन में हम लोगों ने जो सेशन किया था वो था सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। पिछले क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन क्लास करी थी। सेल क्या है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ तक मैंने बात की थी। अगर मैं क्लास को ब्रीफ करूं तो मैं छोटी छोटी चीजें जो नॉर्मल थी मैं आपको इस क्लास में भी डिस्कस कर देती हूँ ताकि आज का सेशन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। पिछले क्लास में मैंने बात की थी कि सेल क्या है। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब समझे तो हमारा जो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है हमारा सेल, यानी कि सबसे बेसिक यूनिट। अगर लाइफ का की बिगनिंग कहा जाए, लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई है, तो वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल पे। डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? सेल का डिस्कवरी किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में सिंपल माइक्रोस्कोप के थ्रू। उन्होंने किस चीज पे ये ऑब्जर्वेशन किया था? अगर इसको देखें तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन किया वो एक प्लांट का बार्क लिया और बार्क से एक पार्ट निकाला जिसे कॉर्क बोलते हैं। उसने कॉर्क को जब सिंपल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व किया तो कुछ हनी कॉम लाइक का स्ट्रक्चर दिखा, जिसे उन्होंने इमेजिन किया वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बताया। और आपको एक चीज और बता दूं, आप ध्यान देना कि ये जो कॉर्क सेल है वो क्या है बेटा, क्योंकि वो ट्री का पार्ट है। बार्क क्या है? ट्री का पार्ट है। यानी कि सेल की जो पहली डिस्कवरी हुई वो हुई प्लांट सेल में। उन्होंने जो पहला सेल हमारा डिस्कवर्ड हुआ वो हुआ प्लांट सेल से, और उसमें भी प्लांट का जो कॉर्क होता है यानी कि बार्क, वो प्लांट का डेड पार्ट होता है। यानी कि जो सेल उन्होंने डिस्कवर किया था, वो जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया था वो था डेड सेल पे, है ना। अब जो स्ट्रक्चर उन्हें दिखा वो हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर था। उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैं एक पॉइंट पीछे हो सकता है पिछले सेशन में ना बताया हो, उन्होंने तो सबसे पहले किया डेड सेल पे। लेकिन पहला कोई भी चीज क्यों ना हो बेटा, कैसे भी हो, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने आइडिया तो उन्हीं के दिमाग में आया ना, है क्या हमारा लाइफ स्टार्ट कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है। तो ये आइडिया अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी। बाद में लीवेनहॉक ने इसकी डिस्कवरी की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो आप आगे के क्लास में भी पढ़ोगे उनके बारे में। फिर हम आए थे नंबर ऑफ सेल्स के बारे में। हमने ये बताया कि सेल्स, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, कि जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सीधी सी भाषा में समझे तो जितना बड़ा सेल होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा नंबर ऑफ सेल्स उतना ही ज्यादा होगा, है ना। और लेकिन बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो नंबर के आधार पे सेल को दो भाग में डिवाइड किया गया। दो पार्ट उसका हुआ, पहला था यूनिसेलुलर और दूसरा था मल्टी सेलुलर। यूनि मीन्स मैंने पिछले सेशन में ही बताया, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल, और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म उसे क्या बताया, यूनिसेलुलर। और दूसरा था अगर नंबर के बिहाफ पे, नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे, तो मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन्स मेनी और सेलुलर मीन्स सेल। मल्टी सेलुलर सेल का एग्जाम्पल तो बहुत सारा हो जाता है। अगर आप देखो तो हमारे आसपास करीब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो दिखते हैं जनरली वो मल्टी सेलुलर ही हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को तो हम अनएडेड आई से देख भी नहीं पाते हैं। फिर ये हमारी ब्रीफ मैंने किया पिछले सेशन का, तो मुझे आशा है कि आपको आगे की क्लास समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पार्ट ऑफ सेल। अब आते हैं शेप ऑफ सेल पे। आराम से समझना है, बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड है जो चीज मुझे समझ में ना आए,
है ना। सेल के शेप की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपको मैं दिखाती हूँ, ये डिफरेंट टाइप का सेल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। जैसे ये आपको दिख रहा है आरबीसी का स्ट्रक्चर, आपको देख रहे हो इस तरह का है। आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है बेटा वो कॉन्केव शेप का दिख रहा है मुझे, इस तरह से ये धंसा हुआ पार्ट। अब मैं अगर इस तरह से कॉलुमिनरी एपिथेलियल सेल, ओवम सेल, मसल सेल की बात कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि कुछ स्पिंडल साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। मतलब यहाँ जितने भी सेल हैं, ओवम सेल हुआ, बोन सेल हुआ, देख रहे हो आप सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप ये समझो कि ऐसा नहीं है कि सेल का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पे या वो छोटा हो या बड़ा हो, सब में ऐसा ही दिखेगा। अगर आरबीसी की बात करें तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में भी इसी शेप का दिखेगा, और हायर ऑर्गेनिज्म की भी बात करें तो उसमें भी ये शेप इसी तरह का दिखेगा। तो इससे तो बेटा मुझे ये स्पष्ट हो गया, यहाँ पे ये क्लियर है कि साइज से, ऑर्गेनिज्म के साइज से शेप ऑफ सेल का कोई लेना देना नहीं होता है। अगर सिंपल सी बात करूं तो शेप ऑफ सेल जो होता है वो हमेशा फंक्शन पे डिपेंड करता है। सारे सेल है, जैसा कि ये फर्स्ट लाइन आपको बोल रहा है, सेल एग्जिबिट वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। साइज की बात हम फिर आगे करेंगे, शेप की बात आप यहाँ पे देख रहे हो। जनरली सेल्स हैव अ डेफिनिट शेप एक्सेप्ट सम सेल्स लाइक अमीबा, WBC। शेप हैव अ डेफिनिट शेप, सेल्स हैव अ डेफिनिट शेप। मतलब बेटा यहाँ समझने की बात है कि जितने भी सेल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि सबका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल डिसिमिलर होता है, मतलब उनका चेंज हमेशा, शेप हमेशा चेंज होते रहता है। सेल का शेप अक्सर ही डिफिनिट होता है, जनरली डिफिनिट ही होगा। और उसको डिफिनिट शेप देता कौन है? तो वो देता है डिफिनिट शेप जनरली हमारा, आगे आप पढ़ोगे पार्ट्स ऑफ सेल में, तो वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेल का ऐसा पार्ट है जो उसके शेप को डिफिनिट करता है, एक डिफिनिट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने दिया कि एक्सेप्ट सम सेल्स लाइक अमीबा एंड WBC, तो अमीबा का शेप, अमीबा बेटा आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा होगा उसके बारे में। उसका शेप अगर आप देखो तो किसी को अगर कोई भी स्ट्रक्चर ना बनाना आ रहा हो तो वो अमीबा का सिंपल सा स्ट्रक्चर बना सकता है, क्योंकि उसका शेप हमेशा वेरिएबल होता है। WBC की बात करें, उसका भी शेप हमेशा वेरिएबल होता है। अब मैंने शेप की बात की, उसमें पहला सेंटेंस मैंने बोला कि शेप जो होता है वो हमेशा उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है ना। अब अमीबा का शेप ऐसा क्यों होता है, वेरिएबल क्यों होता है? तो अमीबा का शेप वेरिएबल होता है बेटा ड्यू टू स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स ये एक स्ट्रक्चर होता है जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है। स्यूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फिट। स्यूडोपोडिया, अमीबा में जो एक टेम्पररी स्ट्रक्चर होता है वो स्यूडोपोडिया, उसकी वजह से उसका शेप होता है वेरिएबल। ये स्यूडोपोडिया क्या होता है? क्योंकि अमीबा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बेटा, वो सिंगल सेल नहीं है, वो पूरा का पूरा फुल फ्लेश्ड ऑर्गेनिज्म है। वो अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। वो सारे वो एक्टिविटी करता है जो हम हायर ऑर्गेनिज्म करते हैं, है ना। तो अब ये देखना है कि उसका शेप वेरिएबल, जब जैसे उसे फूड की जरूरत पड़ी तो वो स्यूडोपोडिया, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाऊं, अब ये स्यूडोपोडिया ये फिंगर लेग इस तरह से होगा और यहाँ से ये फूड इसको दिख रहा है, ये फूड इनगल्फ कर लेगा, है ना। तो अपने वो जरूरत के हिसाब से उसका शेप चेंज होते रहता है। अब मैं 1 मिनट बेटा थोड़ा क्लियर करने दो। अब मैं बात करूं WBC के बारे में, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बताऊं तो उसको अगर हम कहें तो हमारी बॉडी में उसका जो फंक्शन होता है, वो जितने भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं उसके अगेंस्ट वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो उसका भी शेप
क्योंकि उसको सेल के किसी भी साइज में बीच में घुस करके उसे अगर हमको प्रोटेक्ट करना है तो उसका भी साइज उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरिएबल होता है। ये मैंने समझा कि शेप ऑफ सेल जो होता है वो हमेशा उसके फंक्शन के अगर देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है। जबकि मैंने बात की यहाँ दो और सेल्स मैंने बताए, एक अमीबा और एक डब्ल्यूबीसी। अमीबा क्या है बेटा, अपने आप में एक पूरा ऑर्गेनिज्म है, जबकि डब्ल्यूबीसी एक सिंगल सेल है, हमारे बॉडी का एक छोटा सा सेल है। डिफरेंट सेल्स आर रिलेटेड टू देयर फंक्शंस, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब आप शेप ऑफ सेल यहाँ देख ही रहे हो, जो मैंने इमेज पिछले स्लाइड में भी देखा, सबका फंक्शन के अकॉर्डिंग। अब जैसे मसल सेल्स की बात करूं तो मसल सेल्स का क्या क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और सेल फैलता है और फिर श्रिंक होता है। नर्व सेल की बात करूं तो उसका कुछ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो इस तरह से आपको दिख रहा है कि जैसे लग रहा है यहाँ ट्री की ब्रांचेस बहुत सारी है, ये स्टेम हुआ, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर आखिर ऐसा है क्यों, इसका शेप ऐसा क्यों है? तो इसका शेप बेटा इसलिए ऐसा है कि नर्व सेल का जो फंक्शन होता है वो हमेशा इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है। इसकी वजह से ये इसका लेंथ होता है और ये स्ट्रक्चर इस तरह से दिख रहा है। मैं एक सिंपल सी बात करूं, सपोज मैं ऐसे बैठी हूँ शांति से और मुझे आकर के किसी ने पिन चुभो दिया। अब क्या करूंगी मैं अपने हैंड को पुल करूंगी। ये क्या हुआ यहाँ पे, मुझे जैसे ही पिन चुभा यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को गया। ये किसके थ्रू गया, हमारे नर्व सेल के थ्रू गया। अब नर्व सेल में तुरंत यहाँ हमारे ब्रेन में प्रोसेस हुआ कि मुझे क्या करना है, और एकदम फास्ट, कितना क्विक आपका रिएक्शन देखो, हमारे रिएक्शन कितना ज्यादा क्विक होता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत टाइम लेते हैं, चुभ रहा है फिर मैं आराम से सोचूंगी, फिर ऐसा नहीं। अब विद इन सेकेंड अब देखना कि जैसे ही होता है हमारे ब्रेन में उतना जल्दी प्रोसेसिंग होता है और इंफॉर्मेशन फिर जाता है। हाथ हमारा इंफॉर्मेशन रिसीव किया कि ब्रेन ने कहा हाथ खींचो और मैंने हाथ हटा लिया। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से ये हमारे फंक्शन से रिलेटेड है। अब मैं करूं साइज ऑफ द सेल। अब सेल की बात करूं तो कुछ सेल ऐसे भी होते हैं बेटा, जो मैंने फर्स्ट सेशन में भी बात की थी, कुछ सेल इतने छोटे होते हैं कि मैं उसे अनएडेड आई से देख नहीं पाती हूँ। जैसे कॉर्क सेल में ही जब हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवरी की तो ऐसा नहीं था कि उनको सिंपली हम जाकर के एक कॉर्क उठाएं और उसको ऐसे देखें तो मुझे जो स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया था उस तरह का स्ट्रक्चर मुझे दिखे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर आपके बुक में एक ओनियन पील का स्ट्रक्चर होगा बेटा, अगर आप उसको देखो, आप डेली ओनियन खाते हो, कभी आप उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखा है? जिस तरह से स्ट्रक्चर उसका दिखाया था मैंने पिछले सेशन में, क्या उस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है? बिल्कुल नहीं। वो जब हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तब मुझे वो स्ट्रक्चर उस तरह से मुझे क्लियर होता है कि ये सेल का इस तरह से स्ट्रक्चर है। कुछ जो स्ट्रक्चर वो दिख रहा था बेटा ओनियन पील का, वो कुछ इस तरह से दिख रहा था। अगर मैं एक रफ डायग्राम स्केच करूं तो, है ना, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा था। जबकि सिंपल सा अगर मैं ऐसे देखूं ओनियन को तो एक लेयर वाइज इस तरह से कुछ अगर ऐसे 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 अगर वो करूं तो मुझे दिखाई देता है ना। अब ऐसा नहीं कि सारे सेल्स जितने भी हैं सिंगल सेल उन्हें मैं अनएडेड आई से ही इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ही देख पाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे कुछ अगर मैं एग्जांपल दूं, आप सभी ने देखा होगा एग को। एग बेटा एक सिंगल सेल है, एक कंप्लीट सेल है, लेकिन वो हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से उसको हम क्लियरली देख पाते हैं, कोई भी देख पाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि सारे सेल जो होते हैं उन्हें देखने के लिए मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। सेल का जो साइज होता है वो वेरिएशन करता है। आप देख रहे होंगे कि द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि बैक्टीरिया में होता है, और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो आपका 170 mm to
इंटू 130 mm, जो कि ऑस्ट्रिच एग, सबसे लार्जेस्ट सेल जो हमारा है वो एग ऑफ ऑस्ट्रिच है। अब बोल रहे हैं साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। मैंने इसमें पिछले स्लाइड में मैंने शेप की बात करी, इसमें मैं साइज की बात कर रही हूँ। शेप में भी मैंने बताया था कि शेप जो होता है सेल का वो हमेशा उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है, और यहाँ भी साइज की बात करूं तो साइज ऑफ द सेल भी हमेशा उसके फंक्शन से ही रिलेटेड होता है ना। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा, अगर मैं रैट की बात करूं तो उसमें सेल जो होते हैं वो छोटे छोटे होंगे। अगर मैं नर्व सेल की बात करूं तो ऐसा नहीं कि उसमें नर्व सेल जो होगा वो बहुत छोटा छोटा होगा, और मैं एलिफेंट की बात करूं तो उसमें नर्व सेल जो होगा वो काफी बड़ा बड़ा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ पे? Shape and size of the cell is directly related to its function, not to the size of the organism. यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन? आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज होना, ऐसा नहीं कि हमसे कोई पूछे कि हमारे अगर बॉडी की बात करूं तो हम में बड़े बड़े सेल होंगे, सेल का साइज बड़ा बड़ा होगा, हमारा नर्व सेल बड़ा होगा, हमारा आरबीसी बड़ा होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे लेकिन साइज बड़ा नहीं होगा। शेप भी सेल का वैसा ही होगा जैसे कि एक छोटे ऑर्गेनिज्म में होगा, और सेल का साइज वही, शेप वही होगा जो हमारे बॉडी में होगा। करूं पार्ट्स ऑफ द सेल के बारे में, है ना। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन? अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, अगर मैं सही से एक्सप्लेन ना कर पा रही हूँ, आपको कोई चीज समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कहाँ पे आपको क्या चीज नहीं क्लियर है ना। मैं चाह रही हूँ कि क्लास को मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आपको अदर से ऐसा नहीं कि ट्यूटर लेने की, हेल्प लेने की जरूरत पड़े। जो कुछ भी होगा एकदम क्लियर होगा, और आपको जो कुछ भी चाहिए अगर मैं ना एक्सप्लेन कर पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, अब मैं आती हूँ पार्ट्स ऑफ द सेल। बेटा यहां से बात करूं, द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हमारा तीन मेन कंपोनेंट है हमारा, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अब मैं थोड़ा सा आगे के वो पे जा रही हूँ। हमारा सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? ये स्ट्रक्चर आप कुछ देख पा रहे हो, एक मिनट। हाँ, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये एक सिंपल चिक सेल का एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे दिया है। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो सबसे आउटर कवरिंग मुझे दिख रहा है सेल का। बेटा एक चीज और ध्यान में रखना, ये जो चिक सेल है वो एनिमल सेल है, न कि प्लांट सेल है। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा और आता है कवरिंग, जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये है हमारा, लेकिन यहाँ पे मैंने चूंकि एनिमल सेल की बात की है, तो एनिमल सेल का जो आउटर कवरिंग होता है बेटा वो होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसके अब सेल के अंदर मुझे कुछ इस टाइप जेली लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो जाता है हमारा साइटोप्लाज्म। ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर? क्लियर है? ये कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। फिर इसमें जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे, ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियस। और ये बेटा देख रहे हो कि न्यूक्लियस का भी एक कवरिंग है, जो कि उसको ये न्यूक्लियस के बीच में हमारा जो दिख रहा है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है। और ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को जो सेपरेट कर रहा है कवरिंग, ये हो जाता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बेटा आपको दिख रहा है, यह होता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का अगर मैं फंक्शन देखूं तो सेल मेम्ब्रेन का क्या क्या फंक्शन हो जाता है, आप यहाँ पे देखो सेल क्या क्या कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है। एक तो कर रहा है, ये जितने भी साइटोप्लाज्म
सेल को, एक सेल से दूसरे सेल को ये सेपरेट कर रहा है। ये हमारा, अगर मैं पहला सेल बोलूं और ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, तो सब एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है। ये इसका आउटर कवरिंग जो हमारा हो जाता है सेल मेम्ब्रेन। दूसरा मैंने पिछले क्लास स्लाइड में मैं बताई थी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है। अगर ये सपोज आप मानो कि ये सेल मेम्ब्रेन नहीं रहता तो क्या होता, ये हमारा साइटोप्लाज्म बाहर कहीं बिखरा होता और सेल एक दूसरे से बिल्कुल कांटेक्ट में होता है इस तरह से। तो ये ऐसा है नहीं। सेल मेम्ब्रेन क्या क्या कर रहा है, अगर उसकी पहला फंक्शन देखें तो सेल मेम्ब्रेन का अगर फंक्शन देखो आप, तो ये डिफिनिट शेप प्रोवाइड कर रहा है, डिफिनिट शेप प्रोवाइड कर रहा है। सेल से क्या कर रहा है बेटा, ये सेपरेट कर रहा है ना। तो ये मैंने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा। अब देखा मैंने साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। एक सेकेंड। Cytoplasm and nucleus are enclosed within the cell membrane, also called the plasma membrane. अब हमारा, अगर मैं आगे के स्लाइड में जाऊं तो ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है बेटा, ये साइटोप्लाज्म होता है, एक मिनट, ये हमारा साइटोप्लाज्म होता है और ये न्यूक्लियस होता है। इन दोनों को इंक्लोज जो कर रहा है, दोनों को इंक्लूड करके, और उसे हमने क्या दिया, हमारा प्रोटोप्लाज्म हो गया। Cytoplasm and nucleus are enclosed within a cell membrane, also called the plasma membrane. सॉरी बेटा, सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो कि हमारे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को इंक्लोज कर रहा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दो फंक्शन तो मैं बताई थी, क्या करता है, पहले तो वो डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, दूसरा एक सेल से दूसरे सेल को सेपरेट करता है, एक सेपरेट बाउंड्री प्रोवाइड करता है, तीसरा उसका जो मेम्ब्रेन होता है बेटा वो पोरस होता है। पोरस का मतलब क्या होता है कि उसमें, अगर मैं ये करूं तो जो अगर एक ऐसे सेल की बात करूं तो मूवमेंट यहाँ से सेल का इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों तरफ से होगा। ये जो बेटा आगे की क्लास में आप पढ़ोगे, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है। सेलेक्टिव परमिएबल, परमिएबल का मतलब आप समझ रहे हो, परमिएबल परमिशन से आया है, मतलब सेल के का जो मटेरियल है वो आउटवर्ड से इनवर्ड और इनवर्ड से आउटवर्ड वो परमिशन देता है कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या बाहर जाएगा और क्या नहीं जाएगा। ये तो सारा फंक्शन कौन सा करता है हमारा, ये इंपॉर्टेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना। The boundary of the plant cell is the cell membrane covered by another thick covering called the cell wall. मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आगे का ये जो स्लाइड दिखाया बेटा वो एनिमल सेल की बात है ना। एनिमल सेल में जो आउटर कवरिंग होता है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करूं तो, अगर प्लांट सेल की बात करूं बेटा तो प्लांट सेल का हमारा आउटर कवरिंग जो होता है वो होता है सेल वॉल। अगर पहले इसकी, अगर ये सपोज, एक मिनट, मैं आपको अभी दिखाती हूं। अगर सिंपल सा एक ये सेल लूं मैं, प्लांट सेल, तो ये तो हमारा हो गया बेटा साइटोप्लाज्म, फिर दूसरा ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म, और तीसरा ये हो गया हमारा, इससे जस्ट सटे हो जाता है, इससे जस्ट सटे ये हमारा हो जाता है सेल वॉल। अब प्लांट में बेटा इस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर की जरूरत ही क्यों पड़ी और एनिमल में क्यों नहीं पड़ी, अगर हम समझे तो आप ये देखना, प्लांट क्या है, उनको हमेशा एडवर्स सिचुएशन फेस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो हमारी तरह उनका कोई घर है, बारिश हुआ तो वो घर में आ गए, धूप हुआ तो वो घर में आ गए, ऐसा तो है नहीं।
आंधी तूफान आया तो वो घर में आ गए हमारी तरह, ऐसा नहीं है। तो वो क्या करते हैं बेटा, उनको एडवर्स सिचुएशन फेस करना होता है। तो गॉड ने उनको ये गिफ्ट दिया है शेल वॉल, जो उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता है इस तरह के सिचुएशन से, है ना। हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम अपना अगर प्रोटेक्शन देखें तो और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास दूसरा कोई और चारा नहीं था, इसलिए उनके पास ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है सेल वॉल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होता है ना। बैक्टीरिया होता है, एनिमल है हमारा जिसमें होता है, जिसमें सेल वॉल होता है। क्योंकि बैक्टीरिया को भी बहुत सारा एडवर्स सिचुएशंस को भी फेस करना पड़ता है, हायर टेम्परेचर, कोल्ड। बैक्टीरिया के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो हर तरह के इन्वायरमेंट में सरवाइव कर लेता है। तो उसके लिए बेटा ये सेल वॉल होता है। अब फिर मैंने द डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ये मैंने आपको दिखाया, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, जिसमें हमारा ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। एक बात और ध्यान देना बेटा, साइटोप्लाज्म की अगर मैंने बात की तो यहाँ तो मैंने सिर्फ 3 कंपोनेंट बताया। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, हमारा सेल जो साइटोप्लाज्म में इस तरह से दिख रहे हैं, उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे कि हमारा गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, और सबका बेटा फंक्शन अलग अलग होता है, सारे अलग अलग तरह के फंक्शन करते हैं। अगर मैं सेल की बात करूं तो मैंने आपको पीछे ही बताया है कि सेल अपने आप में सरवाइव करने के लिए काफी है। वो एक सिंगल सेल पूरी तरह से, उसके पास जितना भी सरवाइव करने के लिए जितने भी टेक्निक होने चाहिए, उसके पास सारी मशीनरीज है ना। और उसमें अगर न्यूक्लियस की बात करूं बेटा, तो न्यूक्लियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे सेल का। जिस तरह से हमारे बॉडी का अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ब्रेन होता है। ये क्यों होता है बेटा, बहुत तरह के डिसीजन जो होते हैं वो हमारा ब्रेन लेता है। उसी तरह से नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा क्यों है सेल के लिए या ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर मैं हायर लेवल पे जाऊं। ठीक है बेटा, यहाँ तक मुझे क्लियर है कि आपको समझ में आई होगी, सारा कुछ क्लास पूरा क्लियर होगा। फिर भी मैंने चाहा है, कोशिश किया है कि आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूं। अगर उसके बावजूद भी आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डिस्क्राइब करेंगे न्यूक्लियस क्या है, और उससे सेल से रिलेटेड जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।